अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात करेंगे उसमें शामिल है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिनकी रिटायरमेंट का वक्त करीब आ पहुंचा, चंद महीने रह गए। अपना इक़्तिदार बचाने के लिए पाकिस्तान को एक जेल में तब्दील करते चले जा रहे हैं। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक पाकिस्तान के मारूफ सीनियर सहाफ़ी जनाब असद अली तूर को एक बैनुल-अक़वामी सफर करने से रोक दिया गया है। तफसीलात पर बात करेंगे। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं, भारत के फजाइया के सरबराह ने एक नया दावा किया है पाकिस्तान के त्यारे तबाह करने के हवाले से। इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में मिस रिपोर्टिंग हो रही है। भारतीय एयर चीफ ने क्या कहा है और क्या सच है क्या झूठ है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। बहुत से लोग मुसलसल मुझे सवाल कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर भी कि मलक रियाज के हवाले से कि जो मामलात हैं उसके ऊपर कोई बात करें, और मैं उसके ऊपर क्या बात करूं, वो सबके सामने है। मेरे लिए उसके अंदर कोई भी ऐसी कोई अचंभे की बात या कोई इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चल रहा है कि मैं पुलिस वालों से पूछूं और नैब से पूछूं और FIA से पूछूं और मतलब है कि फौज से पूछूं कि क्या भाई आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सबको पता है क्या कर रहा है क्या 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 नहीं हो रहा। मुख्तसर ये मैं अगले अपने मौज़ूआत को शुरू करने से पहले ये अर्ज़ कर दूं, एक सादा सी बात है और ये आप सबको समझ होनी चाहिए। मलक रियाज इंतहाई बददियानत और चोर शख्स हैं। मलक रियाज ने पाकिस्तान की पूरी तारीख में पिछले 25 सालों में खुसूसन जो डाका मारा पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर, एक बिजनेस मॉडल वो लेके आए लूट मार करने का, जिसको फिर बाद में सैकड़ों प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोगों और बड़े कारोबार करने वाले लोगों ने अपनाया। उन्होंने ताजी खोखर जैसे ऐसे दहशतगर्द, ऐसे कातिल ग्रोह जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक्टिव थे, पहले फौज के लिए काम करते थे, लोगों को मारते थे, जमीनों पे कब्जा करते थे। मैंने अगले दिन लिखा कि अयूब खान के दौर के अंदर भी वो कत्ल के मुकदमे में जेल में थे, लोग उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके आ गए कि आप झूठ बोल रहे हैं। अंदाजा करें लोगों के बुग्स का ये आलम होता है कि किसी शख्स की मालूमात के ऊपर, डॉक्यूमेंटेड मालूमात के ऊपर एतबार नहीं कर रहे होते। खैर तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती थी कि एक कातिल शख्स जो है वो 60-70 साल जो है वो पूरे निज़ाम के साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तानियों को कत्ल करता रहा और कोई पूछने वाला नहीं था। उसी ताजी खोकर का सहारा मलक रियाज ने भी लिया और फिर बिजनेस मॉडल उनका ये था कि एक तरफ कत्ल गारत करके लोगों के ज़मीनें हथियाई गई, दूसरी तरफ जो है वो फौज के अफसरान को उनकी औकात के मुताबिक नौकरियां दे के, बल्कि औकात से ज्यादा नौकरियां दे के एंगेज किया। उनके मुलाजमीन के अंदर पाक फौज के सीनियर अफसरान, कोई कर्नल ब्रिगेडियर नहीं, जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और सरबरा और ISPR के सरबरा, ये लोग शामिल थे और उन्होंने मतलब रूल किया। एक पूरी पैरेलल इकॉनमी तश्कील दे दी गई। तमाम इदारे उनके कंट्रोल में चले गए, चाहे वो FBR हो, चाहे वो इस्लामाबाद की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे CDA हो, चाहे पुलिस हो, या फिर दूसरे शहरों के अंदर जो भी मुल्क भर में अफसरान थे, ब्यूरोक्रेसी थी, उसको वो कंट्रोल करते थे। फौज हमेशा उनके साथ थी। लोगों ने मेरे से क्या पूछा और मेरा जवाब क्या है, वो एक फिक्रा कि इस सारे अमल के दौरान जो मलक रियाज की कामयाबी का सफर था, जिसमें उन्होंने सैकड़ों अरब जो है वो पाकिस्तान से कमाए और पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए, जंगलात की ज़मीन, हुकूमत की ज़मीन के ऊपर कब्जे करके, रावलपिंडी के अंदर पंजाब हुकूमत के साथ साज़बात करके, शहबाज शरीफ फैमिली मेन उनकी फैसिलिटेटर थी। इसी तरीके से बिल्कुल पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत ने भी उनके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटेट किया, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से फैसिलिटेट किया। सिंध की ज़मीनें, कराची की ज़मीनें दी गई, बहुत जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ, सबने मिलकर किया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल थी, फौज शामिल थी। इस सारे अमल के अंदर एक बात का मलक रियाज ने ख्याल रखा कि वो कभी भी फौज के खिलाफ नहीं गए। जिमें फौज ने आख्या उमें मलक साहब ने कीता। अब जो पूरी बात पूछी जा रही है, जो सवाल हो रहे हैं और जो इन्वेस्टिगेशंस मतलब लोग तवक्को कर रहे हैं कि अंदर दी खबर लेके, कोई अंदर की खबर नहीं है भाई। ये पिछले 25 साल में पहली मर्तबा हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है कि मलक साहब ने जो है वो फौज के खिलाफ एक स्टैंस लिया है, फौज की बात मानने से इनकार किया है। ये उनकी गलत कैलकुलेशन थी, यकीनी तौर पे उनकी गलत कैलकुलेशन थी। वो ये समझ रहे थे कि पब्लिक मूड बिल्कुल डिफरेंट है। उनसे एक गवाही की तलब थी एक सियासतदान के खिलाफ, जनाब इमरान खान के खिलाफ, और वो ये समझते थे कि पूरी आवाम जो है वो चूंकि इमरान खान के साथ है, तो अल्टीमेटली मेरी बेट जो है ना वो, अगर मैं इमरान खान के साथ रहूंगा तो वो कोई इमरान खान के हामी सपोर्टर नहीं थे। मैं देख रहा होता हूँ बाद जो कॉमेंट्स आ रहे होते हैं PTI वालों के, वो समझ रहे होते हैं कि मलक रियाज साहब कोई मतलब यजीद के सामने खड़े हो गए। बहरहाल ये उनका कहना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, PTI के लोगों का कहना। लेकिन हमने पिछले 25 सालों में मलक रियाज साहब को बहुत करीब से देखा है
उनके काम को, उनके कारोबार को, पूरे मीडिया को खरीद के अपने साथ लेके चलने के हवाले से, तमाम कारोबारी कम्युनिटी के लोगों को अपने साथ मिलाने के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी को अपने पांवों के नीचे दबाने के हवाले से, पाक फौज के साथ मिलकर काम करने के हवाले से, पाकिस्तानियों की लूट मार करके उनकी जेबों से पैसे निकालने के हवाले से, डीएचए वैली का जो प्रोजेक्ट था, जो फौज के साथ मिलकर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से खरबों रुपए, अरबों नहीं खरबों रुपए लूटे, और बाद में वो कोई आपस में चपखिलश का रंग देकर ये तासुर देने की कोशिश दी गई कि कोई एक पार्टी जिम्मेदार है, दोनों ने मिलकर अवाम को लूटा। और मैं उन तमाम चीज़ों का एनी शाहिद हूँ, बहुत से वाक़यात, बहुत सी चीज़ों का, इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है, वो हैंडल ही नहीं की जा सकती, उसको जर्नलिस्टिकली उसको उस पर काम करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लूट मार की एक बड़ी लंबी दास्तान है। तो खैर, ये जो बात पूछ रहे हैं लोग, अहबाब जो बात पूछ रहे हैं, उसका जवाब यही है कि मलिक साहब हमेशा फौज के एक तरफ रहे, और जैसे ही वो फौज के दूसरी तरफ गए, उन्होंने फौज की किसी एक बात का इनकार किया तो उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है। मलिक साहब चोर हैं, मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा, जो सच है वो बोला जाता रहेगा हमेशा। राय मैं अपनी दे देता हूं, ये इन्फॉर्मेशन की बातें थी जितनी भी की, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई चैलेंज करना चाहे करे, मैं उसका जवाब दूंगा। राय मेरी ये है कि बाद लोग समझ रहे हैं कि अब उनको सजा होगी, वो पकड़े जाएंगे और वो जेल में डाल दिए जाएंगे पाकिस्तान में, और ये वो, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आसम मुनीर साहब को भी हम जानते हैं, ठीक है। ये सारी पैसे बढ़ाने की और कीमत बढ़ाने की और मैक्सिमम लूट मार की कोशिशें होती हैं पाकिस्तानी फौजी जनरलों की। हमने बड़ा लंबा अरसा देखा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जी मैं कोई बड़ा देखता रहा हूँ और बड़ा मैंने एक्सपीरियंस या एक्सपोजर हासिल किया। मैं तो तालिब इल्म के तौर पे काम करता रहा। जो मेरे से सीनियर लोग, जो 4-4, 5-5 दहाइयों से इस पूरे सिस्टम को, इन जनरलों को देख रहे हैं, उनकी जो समझ है वो भी यही है कि बेसिकली साफ ज़ाहिर है कि जितनी लूट मार जो माफिया इस वक्त इक़्तिदार में है, काबिज है फौज के जरिए, वो कर सकता है, वो वही करने की कोशिश होगी। और कोई नहीं, सजाएं वाली बात आप भूल जाएं। साफ ज़ाहिर है कि अगर कुछ हुआ भी सही तो ड्रामे के लिए, दिखावे के लिए, चंद दिनों के लिए होगा। ये जो जराइम मैंने आपको गिनवाए हैं, इन जराइम के बाद क्या वो तमाम चीज़ें सरकारी कंट्रोल में, डीएचए के कंट्रोल में नहीं, उनकी तमाम जायदादें क्या मुतलका शहरों की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उनको अपने कंट्रोल में लेकर, और उनकी जो सज़ा बनती है वो क्या बनती है, क्या वो पूरी ज़िंदगी कभी जेल से बाहर आ सकते हैं? जिस तरीके से उन्होंने जंगलात की ज़मीन रावलपिंडी में या सूबा सिंध के अंदर ज़मीनें, सरकारी ज़मीनों को, और जिस तरह लोगों के कब्ज़ों की ज़मीनें हासिल की उन्होंने, और जिस तरह कत्लो गारत हुई ताजी खोखर के ज़रिए, क्या ऐसा इंसान कभी बाहर आ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, कोई सज़ा नहीं मिलेगी। यही वो बात है जो मैं आपको जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी हमेशा बताता हूँ कि एक पॉलिटिकल, एक ड्रामा क्रिएट करने के लिए, पॉइंट स्कोरन के लिए उनके खिलाफ चंद सहाफ़ियों के जरिए बातें चलाई जाती है। ऐ भी साबित हो गया, वो भी साबित हो गया। जो उन्होंने जुर्म किए हैं वो अभी तक उनके खिलाफ डाले नहीं गए, और जिनका जिक्र किया गया उन जराइम के अंदर भी वाहिद सजाए मौत बनती है। मैंने आपको पहले दिन से कहा, कभी भी जनरल फैज़ हमीद को सजाए मौत नहीं देंगे। सिर्फ ड्रामेबाजी के लिए, पीटीआई के हवाले से वो पॉइंट स्कोरिंग के लिए वो सब कर रहे हैं। अगर कोई सजा दी भी गई सख्त इस तरह की, तो अपील के अंदर फारग हो जाएगी। वो वीआईपी लाइफ गुजार रहे, सब लोगों से, फैमिली से, आसपास उनका राब्ता है, कोई मसला नहीं। बिल्कुल गलत रिपोर्टिंग की जाती है और गलत रिपोर्टिंग होती रहती है। खैर, मलिक रियाज के हवाले से क्यूरीज का ये जवाब था कि कोई तहकीकात करने, ए वेखण दी कि जी केड़ी फाइल चुकी निकल आया, और कब कहा, क्या कहा, फलां बंदे पकड़े गए, फलां, कोई नहीं पकड़ा गया यार, कोई मसला नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं, बात करके बता रहा हूं, किसी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं। सिर्फ यही बात है कि फिक्स करना है एक बंदे को, क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी। वो बंदा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर है, जिसको पकड़ के सजा मिलनी चाहिए। इन तमाम बातों के बावजूद, इन तमाम फौज की पॉलिसियों और उसके जो इस वक्त फौज पे काबज लोग हैं उनकी पॉलिसियों से भरपूर इख्तिलाफ के बावजूद, मैंने आपको क्लियरली कहा था, पहले भी कहा था, फैज़ हमीद जैसे मुजरम के हवाले से भी, क्योंकि कौमी मुजरम है, पाकिस्तानियों को उसने ज़दोकोब किया है। हम जैसे लोग उसके तशद्दुद, हमारी फैमिली उसके जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनी है। हमारी जान जाते जाते बची ऐसे गलीज लोगों से मुकाबला करते हुए। तो ऐसे लोग जो है, और कितने लोगों को मारा, कितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मारे गए, कितने सहाफ़ी मारे गए, किन किन सियासतदानों को कत्ल करवाया फैज़ हमीद ने, किस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, उसको बिल्कुल सजाए मौत होनी चाहिए। इस फौजी क़यादत की पॉलिसी से इख्तलाफ जितना भी हो, अगर फैज़ हमीद को सजाए मौत और उसके ऊपर अमल दरामद की करेंगे तो इस चीज़ को हम अप्रिशिएट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। मलिक रियाज के खिलाफ ये चलेंगे, उसको पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े चोर के खिलाफ हम इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको ये बताना ये चाह रहा हूं कि सब फ्रॉड है, झूठ है, चंद सहाफ़ियों को इस्तेमाल करके झूठे बयानिए बनवा के सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना, पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हासिल करना, ये चीज़ है।
जर्नेल चाहे पिछले हों चाहे इस वक्त हो, वाहिद मकसद सिर्फ लूट मार और जाती मफाद का तहफ़्फ़ुज़ और कुछ भी नहीं। मौजूदा की तरफ चलते हैं, मादरत लंबी बात हो गई ये वाली। असद तूर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। कल वो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रोग्राम था 1-2 हफ्ते का, उसके अंदर वो शिरकत के लिए वो तशरीफ़ ला रहे थे वाशिंगटन DC, और जब वो जहाज़ में बैठे तो उनको जहाज़ से ऑफ लोड कर दिया गया। अब ये क्यों किया गया आप समझते होंगे यकीनी तौर पे। हालांकि असद तूर को करने की तो इसलिए नहीं बनती कि वो जो भी तनकीद करती हैं वो तो पाकिस्तान के अंदर रह के उन मिसाली लोगों में शामिल है असद तूर, जो पाकिस्तान के अंदर रह के मुसलसल एस्टेब्लिशमेंट की गलत बातों के ऊपर तनकीद करते हैं। बाकी सब दोस्तों की तरह असद तूर साहब की भी राय से इख्तलाफ यकीनी तौर पे किया जा सकता है, लेकिन बेहतरीन लोगों में शामिल हैं, बहादुर लोगों में शामिल हैं। हम जैसे लोगों पे भी जब मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान में 4-5 नाम ही रह जाते हैं। असद तूर साहब को जो ऑफलोड किया गया उसमें यकीनी तौर पे ये खौफ कि ये बाहर जाके ज्यादा तनकीद करेंगे, यानी पाकिस्तान के अंदर रखें, यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज ये साबित कर रही है कि पाकिस्तान एक जेल है। इस जेल के अंदर आपको दबा के रखा जाएगा। आप हमारी बात मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको निशाने इबरत बनाया जाएगा। आपने वही कहना है, आपने वही रिपोर्ट करना है जो हम आपको कहेंगे कि आप रिपोर्ट करें। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपनी साख मुकम्मल तौर पर खो चुकी है। अवाम के अंदर एक नफरत पाई जाती है काबिज कुव्वतों के खिलाफ, और ये बात एक हकीकत है कि ये नफरत बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे जो तशद्दुद का अंसर जो है, जो दबाने का अंसर है, आम आवाम की गिरफ्तारियां, आम आवाम को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाना, 20 लोगों को एहतजाज के दौरान मार दिया जाना, ये तमाम चीज़ें एडअप कर रही हैं। मीडिया का गला बुरे तरीके से दबाया जाना, अपनी पसंद के चंद लोगों को बोलने देना। इस वक्त मैं आपको अर्ज़ करूं कि हुकूमती सफ़ों के अंदर भी सियासतदानों के हवाले से जो वो तहफ़्फ़ुज़ात वो आहिस्ता आहिस्ता आप सामने आना शुरू हो रहे हैं। अपोजिशन के जो फौज के बारे में सोच है वो अगले दिन जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई वो उसके अंदर आपने देख ली। हुकूमत के पास, जो हुकूमत से मुराद फौजी हुकूमत के पास, फौजी काबिजीन के खिलाफ, आर्मी चीफ के पास, GHQ के खिलाफ, GHQ रावलपिंडी के खिलाफ गिने चुने 8-10 सहाफ़ी हैं और कुछ भी नहीं, जिनमें से चंद वीलॉग करते हैं, चंद वीलॉग नहीं करते। इसके अलावा पाक फौज के पास कुछ भी नहीं इस टाइम। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। अफसोसनाक बात है कि मीडिया की फ्रीडम को इस हद तक क्रश कर दिया गया है कि खुदा की पनाह कि कोई कि अपने जोर, अपने ताकत के जरिए वो लोगों की वॉइसेस को कंट्रोल करना चाहते हैं। अच्छा, फर्ज कर लें, आप एक लम्हे को अज्यूम भी कर लें कि जी ये लोग जो हैं ये बड़े मतलब है कि सख्त बात करते हैं या खुल के तनकीद करते हैं। ये जो लोग ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं, जिस तरह मुईद पीरज़ादा साहब हैं, इमरान रियाज को रोकने की इतनी दफ़ा कोशिश की गई, कितने बुरे हालात में वो रहे और ज़ख्मी भी हो गए, और किस तरह से वो मतलब है कि अपनी जान उन्होंने बचाई, तो अब वो बाहर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि जब वो पाकिस्तान में रह के कर रहे थे या अब जब बाहर रह के कर रहे हैं, चले वो खुल के थोड़ा बहुत बोल लेते होंगे, लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ा? मतलब तानू की फ़र्क पे, आपकी हुक्मरानी पे, आपकी बादशाहत पे, आपकी डिक्टेटरशिप के ऊपर आप उसी तरीके से, मतलब ये है कि रोज़ ब रोज़ जुल्म बढ़ता ही चला जा रहा है, कोई कम तो नहीं हुआ। अभी ये इमरान रियाज बाहर आ गए हैं तो कोई वहाँ पे आपने कोई नरमी कर दी हो, कोई मामला बेहतरी की तरफ चले गए हों, तो इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है आपको? लोगों को जेल के अंदर बंद करके क्यों रखना चाहते हैं? इससे तो कभी कोई आवाज़ नहीं खामोश होगी, इससे तो 10 और वॉइसेस जो है वो खड़ी होंगी। और ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। जितना चेहरा गंदगी और गलाजत जो है फौजी डिक्टेटरशिप की पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर से उतरे, उतना अच्छा है। शायद लोगों में इसी वजह से एक शऊर पैदा हो। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल के हवाले से जो बहुत दगरगूं और असद तूर जैसी आवाज़ें जो सबके सामने हैं, जो कहीं ढके छुपे नहीं है, सबके सामने हैं। इस्लामाबाद जैसे शहर में रह रहे हैं, रोज़ाना अदालतों में जाते हैं, रोज़ाना सरकारी दफातर में जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। पहले भी कई मरतबा उनको इस तरह के मुख्तलिफ मज़ालिम का निशाना बनाया गया। लेकिन बहरहाल ये है, ये मेरा पाकिस्तान है। चंद सहाफ़ी हैं जो फ़ौज के साथ खड़े, फ़ौज के जुल्म, फ़ौज की फ़रौनियत के साथ खड़े हैं। और आप देखिएगा कि अगर पाकिस्तान तबाही की तरफ जाएगा, जो कि आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि हर शोबा जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है, तो यही सहाफ़ी, यही लोग आप देखिएगा बैठ के कहेंगे कि जी इन लोगों ने काम ही नहीं करने दिया जनरल आसिम मुनीर साहब को, वो तो पाकिस्तान को तब्दील करना चाहते थे। या ये कहेंगे कि हम तो आसिम मुनीर के फ़लाँ दिन हमने भी फ़लाँ बात के ऊपर तनकीद की थी। आज के दिन ये तारीख की बदतरीन नामरियत को, तारीख की
बदतरीन फ़िरौनियत को, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन फौजी यजीदियत को सपोर्ट कर रहे हैं चंद सहाफ़ी। और आपने देखा कि किस तरीके से जो है सहाफ़ियों का गला घूंटा जा रहा है, उनकी आज़ादी को दबाया जा रहा है। इसमें सबसे अहम अंसर यह भी है कि जैसे जैसे आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का वक्त करीब आ रहा है, जो 3 साल का टेन्योर होता है आर्मी चीफ का, डिफाइंड है लॉ के अंदर, जो कि नवंबर 2022 में अपॉइंटमेंट हुई, 3 साल के बाद नवंबर 2025 में ख़त्म होना है। अभी आपको पता है कि अगस्त का महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, तकरीबन 3.5 महीने रह गए उनकी रिटायरमेंट में। अब वो जो लेजिस्लेशन उन्होंने जोर जबरदस्ती करवाई है, कैसी लेजिस्लेशन जिसके बाद पार्लियामेंटेरियन ने बाहर आके कैमरों पे कहा कि हमसे जबरदस्ती वोट दिलवाया गया है। ये तो कोई बात नहीं, आर्मी चीफ जो है वो कब्जा कर ले आके मुल्क के ऊपर, जोर जबरदस्ती बंदूक के जोर के ऊपर पार्लियामेंटेरियन को मबूस करके जो मर्जी लेजिस्लेशन करा ले। इसका सिंपल तरीका यही है कि एक तो प्रॉपर पार्लियामेंट जब मुकम्मल हो, आजाद हो, तो वो लेजिस्लेशन करे, नंबर 1। नंबर 2, जब भी लेजिस्लेशन हो तो उस वक्त जो आर्मी चीफ हो उसके बाद आने वाले से कोई भी इस तरह की चीज जो है वो नाफिजुल अमल हो। और मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की मुद्दत, अगर हमने एक प्रोफेशनल फोर्स को लेकर चलना है तो वो 2 साल होनी चाहिए। 3 साल भी ज्यादा थी, लेकिन चूंकि 3 साल चल रही है तो 3 साल ही जारी रहनी चाहिए। पाकिस्तान का मजाक नहीं बनाना चाहिए, पाकिस्तान को एक मुल्क के तौर पे देखा जाना चाहिए, कोई अड्डा नहीं बना देना चाहिए। अक़वाम आलम के अंदर हमारा तमस्खुर उड़ रहा है, मजाक बन रहा है जिस तरीके से, इसका सिलसिला यकीनी तौर पे रोकने की जिस मुमकिन कोशिश पाकिस्तानी कोई भी शख्स अपनी कैपेसिटी में कर सकता है, इसको जरूर करनी चाहिए। अगले मौजू की तरफ चलते हैं। भारतीय एयर चीफ का एक बयान आया है और इस बयान के बाद एक गुफ्तगू अजीबोगरीब सी शुरू हो गई। और ये बयान क्या है, पहले पाकिस्तानी मीडिया में कैसे रिपोर्ट किया गया उसको देख लेते हैं। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ इस तरह से रिपोर्ट किया गया है। भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने भारत के लिए आलमी हजमियत का बायस बनने वाली 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान के 5 लड़ाका तैयारों समेत 6 तैयारे तबाह करने का दावा किया है। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया, वो भी देख लें। और ये रीजनेबल बयान है कि दोनों ममालिक अपने तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक करवा लें। वो उनको पता है कि कोई भी नहीं करवाएगा, दोनों साइड्स नहीं करवाएंगी, पाकिस्तान भी नहीं करवाएगा, वो भी नहीं करवाएंगे। उसकी वजह क्या है वो आपको आगे चल के बताता हूँ। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तैयारे गिराने के भारतीय दावे पर रद्द-ए-अमल में दोनों ममालिक के तैयारों के मौजूदा ज़ख़ीरे के आज़ादाना तस्दीक का चैलेंज दिया है। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने ना मार गिराया और ना ही वो तबाह हुआ। भारतीय एयर फोर्सेज के तखीरी दावे जितने गैर मकूल इतने ही गैर मौजू वक्त पर किए गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी मीडिया को तफसीली तकनीकी ब्रीफिंग दी थी। ऐसी कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई वैसे, लेकिन ये है कि ये सबको पता है कि पाकिस्तान ने जो 7 मई का दिन, जब पाकिस्तान में 7 मई की तारीख थी, तो जब भारत ने पाकिस्तान पे हमले किए, भारतीय एयरफोर्स ने, और 9 मकामात को टारगेट किया जो कि मुख्तलिफ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ठिकाने थे, जो जहादी तंजीमों के ठिकाने थे, उनके ऊपर हमले किए और 20 लोग उसमें अंदर मारे गए। तो उसके बाद, उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई और पाकिस्तान की एयरफोर्स और भारतीय एयरफोर्स की एक डॉग फाइट हुई, जिसके अंदर भारतीय तैयारों को नुकसान पहुंचा, भारतीय तैयारे गिराए गए। ये रियल टाइम में रिपोर्टिंग की गई और इसमें फैक्ट्स हैं। लेकिन अब जो भारतीय एयर चीफ कह रहे हैं वो क्या है, राइटर्स की रिपोर्ट के चंद फिक्रे पढ़ के हम अपनी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। अब राइटर्स को ने जिस तरह रिपोर्ट किया वो ये है कि इंडिया शॉट डाउन 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स and 1 other military aircraft during clashes in May, India's Air Force chief said on Saturday, in the first such public claim by the country after its worst military conflict in decades with its neighbor Pakistan. At an event in the southern Indian city of Bengaluru, Indian Air Chief AP Singh said most of the Pakistan aircraft were down by India's Russian-made S-400 surface-to-air missile system. He cited electronic tracking data as confirmation of the strikes. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, he said, adding that the large aircraft, which could be a surveillance plane, was shot down at a distance of 300 kilometers. उनका दावा है कि जो उनके पास टेक्निकल डाटा है उसके मुताबिक कोई 5 तैयारे जो हैं वो गिरे और एक सर्वेलेंस का तैयारा था जो कि फाइटर जेट नहीं था, वो भी गिराया गया। दिस इज एक्चुअली द लार्जेस्ट एवर recorded surface to air kill, he said. Singh did not mention the type of fighter jets that were down, but he said the airstrike also hit an additional surveillance plane and a few F-16 fighter jets that were parked in hangars at
2 एयर बेसेस इन साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान। ये फिक्रा पढ़ने के लिए मैंने आपके सामने राइटर्स की रिपोर्ट पढ़ी। तो बुनियादी तौर पर इस चीज़ को, जंग जब भी होती है मीडिया के अंदर एक सेक्शन जो है वो मुबालगा आराई करता है। मुबालगा आराई में बहरहाल भारतीय मीडिया ने इतनी आगे लीड ले ली थी इस मरतबा कि उसका नुकसान भारत को ही हुआ। झूठी खबर और फेक न्यूज़ का नुकसान हमेशा आपके अपने मुल्क को ही होता है, चाहे वो आप अपने मुल्क के हक में अपनी तरफ से चला रहे हो। यही बात मैं अपने पाकिस्तानी दोस्तों को जब वो कहता हूँ तो उनकी हुब्बल वतनी जो है वो उनको जज्बातियत जो है वो उनको एक रैशनल गुफ्तगू करने पर आमादा नहीं करती। बात यही है कि भारत ने 7 मई को पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, 9 मुख्तलिफ मकामात को हिट किया और उसके जवाब में पाकिस्तान भारत में किसी भी मुकाम पर हमला नहीं कर सका। ये एक सच है, नंबर 1 बात। नंबर 2 फैक्ट ये है कि 7 मई के हमले के फौरन बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई, त्यारे फजा में आए और पाकिस्तान ने भारत के त्यारे मार गिराए। ये फैक्ट है। इस फैक्ट को रियल टाइम में हम लोगों ने रिपोर्ट किया हुआ है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। भारत ने भी इसका उस तरह से डिनाइल कभी भी नहीं किया, आज भी नहीं किया। बाय द वे, ये ध्यान में रखिएगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा एक त्यारा भी नहीं गिरा। वो अपनी तरफ होने वाले नुकसान को पहले दिन से मानते हैं, सिर्फ तफसील नहीं देते, ये याद रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको अर्ज किया कि जो 8 तारीख है और 9 तारीख है कि भारतीय ड्रोन्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर के ऊपर, खुसूसन पंजाब और KPK में जो है वो गश्त करते रहे और उस के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में 20 लोग उन ड्रोन्स की वजह से भी मारे गए। हम उन ड्रोन्स को तकरीबन आधी तादाद में गिरा सके, ज़्यादा तादाद में नहीं गिरा सके। ड्रोन ने अपने मिशन मुकम्मल किए, उसके बाद वो गिराए गए, तबाह हुए। और जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो भी कोशिश की गई वो रशियन S-400 जो सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, वो उसने उसको तबाह किया। तो एक इंडिपेंडेंट मेरी राय पहले दिन से यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो फ़र्क था वो S-400 का था। ये एक हकीकत है, इसको ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम में अगर कोई कमी है तो हमें उसको बेहतर करना चाहिए, बजाय इसके कि हम झूठ बोलें और मुबालगा आराई करें। 10 तारीख जो आखिरी दिन था, इसमें कोई पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश की गई जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई। जो आपको याद होगा कि पाकिस्तान के जो DGI-SPR हैं उनकी स्टेटमेंट आई कि जी फलां भारतीय पंजाब के शहर के ऊपर सिखों के ऊपर हमला किया गया, ये वो। तो वो वही जो पाकिस्तान की तरफ से कोशिश थी उसकी नाकामी हुई। उसके जवाब में भारत ने जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर आकर एयर स्ट्राइक्स की, जो कि बड़ी लीथल एयर स्ट्राइक्स थी। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने कोशिश की जो कि S-400 की वजह से नाकाम हुई। इन्होंने आके जो हमारी नूर खान एयरबेस है रावलपिंडी में और 5-6 और एयर बेसिस के ऊपर अटैक कर दिया। अब जब अटैक किया तो पाकिस्तानी एयरफोर्स दोबारा स्क्रैम्बल हुई और इन्होंने अपनी तरफ से उनके मुख्तलिफ निशानों पर मिसाइल फायर किए, जो ये कहते हैं और मीडिया पाकिस्तान का रिपोर्ट करता रहा कि पता नहीं ब्रह्मोस मिसाइलों का ज़ख़ीरा उड़ा दिया गया, फलां उड़ा दिया गया। लेकिन उसमें से ज़्यादातर दावे जो हैं वो गलत साबित हुए। जो भी टारगेट थे उनको हिट नहीं किया मिसाइलों ने, ये एक हकीकत है। मैं पहले दिन से ये रिपोर्ट करता चला रहा हूँ, आज के दिन तक कर रहा हूँ। अगर आपके पास इससे मुतसादिम फैक्ट हैं तो ज़रूर लेके आएँ, लाजमी तौर पर बताएँ। और ये फैक्ट कैसे होते हैं? एक तरफ क्लेम होता है, आप दूसरी साइड से चेक करते हैं और फिर लोकल। आज की दुनिया जो है डिजिटल वर्ल्ड है, हर शहर के अंदर, छोटे से छोटे कस्बे के अंदर की इंफॉर्मेशन भी आप, अगर आप में थोड़ी सी सेंस हो, थोड़ा सा आपने वॉर रिपोर्टिंग के हवाले से चीज़ों को सीखा हो, तो आप जो भी लोकल काम करने वाले लोग हैं उनके ज़रिए बहुत सारे फैक्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। मेन इनका दावा ब्रह्मोस का कोई ज़ख़ीरा वगैरह उड़ाने के बारे में था। अगर वहाँ पे करीब थोड़ा सा भी हिट हो जाता पूरे एरिया में तबाही आनी थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन बातों को फैलाया गया। उसके बाद जो है वो अमेरिकन जो एक राब्ता था, इंटरवेंशन नहीं थी, एक राब्ता था दोनों तरफ में, वहाँ पे बात हुई कि हम तैयार हैं। और उस तरफ से कहा गया, अमेरिका की तरफ से जब भारत से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने, कि जी हमारे हाथ में नहीं है। पाकिस्तानी DG मिलिट्री ऑपरेशन जो हैं DGMO, वो भारतीय DGMO को कॉल करें तो बात हो सकती है जंगबंदी की। ऐसा हुआ, पाकिस्तानी DGMO ने राब्ता किया, सीज़ फायर के ऊपर वो तैयार थे। एक टाइम तय हुआ, लेकिन ये टाइम को 3-3:30 बजे बात हो रही है, 5 बजे का टाइम था। उस 1.5 घंटे में भारत ने पाकिस्तान पर क़यामत ढा दी। मैं आपको पहले दिन से कहता चला आ रहा हूं, कोई नई बात नहीं की है भारतीय एयर चीफ ने।
उस वक्त जो हमले किए गए उसके अंदर पाकिस्तान में एयरफोर्स के हवाले से आपको पता है अफसरान की शहादतें भी हुई। पाकिस्तान की एयर बेसिस को 5-6 एयर बेसिस को उन 1.5 घंटों में अटैक किया गया और उसमें साफ ज़ाहिर है कि जो बाज़ जगह पे जहाज़ जो पार्क थे उनको भी नुकसान पहुंचा, जिसको हमने कहा जी मामूली सा नुकसान पहुंचा। नुकसान त्यारे को एक दफ़ा पहुंच जाए तो वो त्यारा तबाह हो जाता है, साफ ज़ाहिर है। तो ये वाली चीज़ थी, ये हकाइक थे। इसमें कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जितनी सूरत हाल बेहतर हो, रीजन के अंदर मामला बेहतर हो, आम लोगों के लिए उतना ही अच्छा है। आम लोगों में गरीब लोग शामिल हैं, दोनों अतराफ पे जो आबादी की अक्सरियत गरीब है, दोनों अतराफ में चंद मखसूस तबका है लोगों का जिनकी इकॉनमी वॉर पे, नफरत पे, हकारत पे चलती है। पाकिस्तान के अंदर भी तमाम शोबों में, ये नहीं किसी एक शोबे में, फौज के अंदर भी, मीडिया के अंदर, सहाफ़ियों में भी, सियासतदानों के अंदर भी चंद ऐसे नाअहल लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से, वो समझते हैं हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, पढ़ा भी है, लिखा भी है, काम भी किया उन्होंने कुछ भी नहीं, उनके पल्ले कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते सोसाइटी में। तो ऐसे लोग फिर जहनी तौर पर मोहताज हो जाते हैं और अल्टीमेटली नफरतें बेचने के सिवा मजहब के हवाले से, हुब्बुल वतनी के हवाले उनके पास कोई नहीं होता। इस रीजन की बेहतरी इसी में है कि बैनुल अक़वामी ताकतों का जो खेल है कि पाकिस्तान और भारत आपस में टकराते रहे, उससे हम बाहर निकले। पाकिस्तान बन चुका, पाकिस्तान को कोई भी अंडू नहीं कर सकता। अगरचे पाकिस्तानी फौज ने खुद अपने मजालम के जरिए एक हिस्सा पाकिस्तान का अलहदा करके बांग्लादेश बना दिया, जिसमें किसी और का कोई कसूर नहीं था। हमारे फौजी जनरलों का जुल्म जो है वही वाहिद कहानी का खुलासा था। लेकिन आज के दिन भी ये वक्त है कि हम इस रीजन के अंदर जो है बेहतरी की बात करें। अगर डिटेल में जाएंगे तो हमें एम्बेरसमेंट होगी। जिनकी इकॉनमी बेहतर है उन लोगों ने अपनी इकॉनमी के जरिए एक S-400 जैसा सिस्टम किया हुआ जिसने आपको पूरी तरह शेल करके ब्लॉक करके रख दिया, आपसे कुछ नहीं हो सका। ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर मतलब जज्बाती तौर पे बात करने वाले लोग मानने को, सुनने को तैयार नहीं थे उस वक्त भी, उनको अल्टीमेटली मानना पड़ेगा। लेकिन हकीकत बात यह है कि पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई हुई, उस बात के ऊपर भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। वो जग हंसाई इस बात के ऊपर हुई कि तुम इतनी बड़ी ताकत हो, तुमने इस हद तक नुकसान पहुंचाना था पाकिस्तान को, तुम इस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये इस बात के ऊपर जो भारत के अंदर तनकीद की जाती है फोर्सेस के ऊपर या दुनिया भर में होती है, इस बात के ऊपर होती है। ओवरऑल जो भारत की पॉलिसी थी वो गलत थी कि वो जो हमला हुआ दहशतगर्दी का भारतीय कश्मीर के अंदर, उसका कोई सबूत इस मर्तबा भारत के पास नहीं था। उस सबूत के बगैर जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया भारत ने 7 मई को 9 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, इसको पूरी दुनिया ने एग्रेशन के तौर पे देखा, गलत लिया। तो गलती भी है दोनों तरफ से और गलत चीज़ें भी हुई हैं, इनको बेहतर किए जाने की ज़रूरत है। जोश और जज्बात और आग लगाने वाले लोग बहुत हैं और बहुत आग लगाई जा सकती है। आग लगाना सबसे आसान काम होता है और नाअहल शख्स का के पास वाहिद ऑप्शन होती है। तो बहरहाल ये गुफ्तगू थी आज की, कल के दिन फिर बात करते हैं।